हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टीडीएस क्या होता है और ये किन किन कंडीशंस में कटता है। और अगर आप सैलरीड पर्सन है तो जरूर, अगर आपकी सैलरी 5 लाख से ऊपर है और आपका टीडीएस कटा है तो कैसे वो वापस आ सकता है, और टीडीएस से रिलेटेड सभी तरह की बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और आप अगर आपकी इसी साल जॉब स्टार्ट हुई है और आपका टीडीएस कटा है तो क्या वो वापस आ सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और किन किन कंडीशन में टीडीएस आपसे काटा जाता है उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और इससे पहले इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने से पहले आपको क्या क्या प्लानिंग करनी होती है उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है बहुत ही सरल भाषा में। वो आई बटन पे आप क्लिक कर वो वीडियो देख सकते हैं। पहले इस वीडियो में टॉपिक में चर्चा करते हैं कि टीडीएस होता क्या है। बहुत आसान सी भाषा में मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा टिपिकल नहीं है। टीडीएस एक तरह से सरकार एक प्रोविजन बनाती है कि जिससे आपको एडवांस टैक्स आपसे कलेक्ट कर लिया जाता है। मसलन अगर मान लीजिए सरकार को लगता है कि इस साल आप 5 लाख से ज्यादा कमाने वाले हैं तो गजब बेइज्जती है। इस केस में क्या करती है सरकार, आपका टीडीएस काट लेती है और जो कि सरकार के पास एडवांस टैक्स के रूप में जमा हो जाता है। बस इतनी सी बात है। और अगर आपने 5 साल में उतना नहीं कमाया जितना सरकार को आंकलन था आपकी इनकम को लेकर, तो ऐसी सूरत में आप अपनी आईटीआर रिटर्न फाइल करके वो टीडीएस क्लेम कर सकते हैं। तो ये तो रही बात टीडीएस क्लेम कैसे करते हैं। पर बात करते हैं कि टीडीएस किन किन सूरतों में कटता है। अलग अलग कंडीशंस होती हैं टीडीएस कटने की। फर्स्टली, कॉमनली टीडीएस अधिकतर उनका कटता है जो सैलरीड पर्सन होते हैं। सरकार सबसे ज्यादा टीडीएस वहीं से कलेक्ट करती है जो लोग सैलरीड पर्सन होते हैं। उसमें क्या होता है, अगर आपका कोई एम्प्लॉय जो होता है, एम्प्लॉयर, उससे लगता है कि आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो ऐसे में वो टीडीएस काट कर सरकार को जमा करा देता है। तो एक कंडीशन तो ये हुई कि अगर आप सैलरीड पर्सन है और 5 लाख से ज्यादा आपने इनकम की है फाइनेंशियल ईयर में, तो फाइनेंशियल ईयर यहाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक काउंट होता है। उस दौरान, उस पीरियड में अगर आपने 5 लाख से ज्यादा की इनकम की है तो समझ जाइए कि आपका टीडीएस कटा है 100%। अब दूसरी बात करते हैं, अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं है तब भी आपका टीडीएस कट सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने कोई ऐसी एफडी कर रखी है जिसमें आपको उस फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल, मान लीजिए अगर इस केस की बात करते हैं 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच आपके पास कुछ ऐसी एफडीज हैं जिसके अंदर आपको 40,000 से ऊपर का इंटरेस्ट मिला है, तो उस केस में बैंक ने आपका टीडीएस काटा होगा। तो इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप सैलरीड पर्सन हो तभी आपके ऊपर टीडीएस अप्लीकेबल होता है। बैंक में जब आप 40,000 से ऊपर का इंटरेस्ट भी गेन करते हैं तब भी आपका टीडीएस कटता है। डिविडेंड भी अगर आपको 5,000 से ज्यादा मिला होगा किसी कंपनी से तब भी आपका टीडीएस कटता है। ये तीसरा पॉइंट था। अगर आपने साल में 20 लाख से ज्यादा अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉल किए हैं तो भी आपको टीडीएस कट जाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपका साल का कैश विड्रॉल 20 लाख से अधिक है तब भी उस सूरत में बैंक आपका टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करा देता है। फिफ्थ कंडीशन उन लोगों के लिए आती है कि अगर मान लीजिए उस फाइनेंशियल ईयर में आपने 10 लाख से ज्यादा की कोई कार एसेट परचेज की है तो उस केस में भी आपका 1% टीडीएस कट जाता है। यानी कि अगर आपने कोई कार वार ली है उस फाइनेंशियल ईयर में तो 10 लाख से ऊपर की उसकी कीमत है तो भी आपका 1% टीडीएस कटता है। एक और एग्जांपल बताता हूँ, उस केस में भी टीडीएस बहुत करता है। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गेमिंग खिलाई जाती है, उससे भी अगर आपने इनकम की है चाहे वो 20 रुपए हो या 50 रुपए हो तो उसमें भी आपका टीडीएस कट कर आता है। और अगर आपने किसी तरह की लॉटरी जीती है या कुछ भी जीता है तो उसमें भी आपका टीडीएस कट जाता है। तो ये काफी डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं जिसमें आपका टीडीएस कटता है। तो ये अगर आप एक सैलरीड पर्सन फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं और आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा हो गई है तो आपके एम्प्लॉय ने आपका टीडीएस काट लिया होगा। उसके अलावा अगर आपकी एफडीज भी है बैंकों में और जिसमें इंटरेस्ट आपने 40,000 से अधिक कमाया है तो उसमें भी आपका टीडीएस कट गया होगा। इसके अलावा अगर उस साल आपने 10 लाख से ज्यादा की कोई कार परचेज की है तो भी आपका टीडीएस कटा होगा। इसके अलावा अगर आपने कहीं सट्टा खेला है, गेमिंग प्लेटफॉर्म से आपने कुछ मनी अर्न की है तो वहां भी टीडीएस कटा होगा। तो कई सारी कंडीशंस है जहां टीडीएस कटने के चांसेस होते हैं। जरूरी नहीं कि आप नौकरी करते होंगे तभी टीडीएस कटता होगा। अगर इनमें से कोई भी ये कंडीशन आपके ऊपर अप्लीकेबल होती है तो ध्यान रहिए कि आपका टीडीएस कट गया। तो ये तो थी बात की टीडीएस किन किन कंडीशंस में कटता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये तो समझ आ गया होगा कि टीडीएस किन कंडीशन में कटता है। अब बात करते हैं कि अगर आपका टीडीएस कटा है तो उसको बचाने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। देखिए, टीडीएस, पहली बात तो आपको ये क्लियर हो गया कि टीडीएस उसी कंडीशन में कटता है
जब आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर होती है। मेन पॉइंट तो यही होता है। तो हम उसको बचा कैसे सकते हैं, आई मीन जो टैक्स कट गया है उसे क्लेम लेने के लिए हमें क्या क्या करने होंगे। देखिए, अगर आपका टीडीएस कट गया है तो ऐसा नहीं है कि वो एडवांस टैक्स में जमा हो गया होगा। अगर आपका टीडीएस कट गया तो ये कंडीशन नहीं है कि वो वापस नहीं मिलने का, मिल सकता है, पर उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर आपने वो पैरामीटर्स फॉलो किए होंगे तो डेफिनेटली आपका टीडीएस आपको रिफंड मिल जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि आपको आईटीआर फाइल करनी होगी। अब आईटीआर फाइल कैसे करते हैं, इस टॉपिक पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप जान लेते हैं कि अगर आपने अभी तक उसका प्रोविजन नहीं किया तो आगे फ्यूचर में इस बातों को ध्यान में रखिएगा, ताकि अगर आपका टीडीएस कट भी जाता है तो आप अगले साल अपने आईटीआर फाइल कर कर टीडीएस क्लेम कर सकते हैं। तो टीडीएस क्लेम करने के लिए आपको जो आईटीआर फाइल करनी होती है, ध्यान रहिए कि हर साल अप्रैल के बाद उसके फॉर्म्स आ जाते हैं और 31 जुलाई तक आपको हर हाल में अपनी आईटीआर फाइल करके टीडीएस क्लेम कर सकते हैं। तो टीडीएस क्लेम करने के लिए तो पहले आपको आईटीआर फाइल करना बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग, अगर टीडीएस कट रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा रेगुलरली हर महीने कट रहा है, तो उसके लिए आपको कुछ प्रोविजन लेके चलने होंगे, ताकि साल के अंत में जब आप अपनी आईटीआर फाइल करें तो टीडीएस क्लेम कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले आपको ना अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जैसे कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक की आपको छूट मिल जाती है। इससे क्या होगा कि ये प्रोविजन हमें इस तरीके से करने की आपकी इनकम 5 लाख से नीचे, या न्यू रिज्यूम में है तो 7 लाख से नीचे कवर हो जाए, और तो जिससे कि आपका जो टीडीएस कटा है वो हमें लेने में आसानी हो। तो उसके लिए सबसे पहली बात तो आपको क्या करनी है कि आपको अपनी एक इन्वेस्टमेंट दिखानी है जो कि 1.5 लाख की हो, ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए, ना कि आप फर्जी जनरेट करें, तो इससे आपका केस स्कूटनी में आ सकता है। तो गलत तरीके से नहीं करना है। आपको 1.5 लाख म्यूचुअल फंड में या एलआईसी के माध्यम से किसी भी तरह से आपने अगर इन्वेस्टमेंट की है तो 1.5 लाख रुपए की छूट आपको यहाँ मिलती है। फर्स्ट थिंग, आपके यहाँ से कवर हो गए। दूसरी बात, आप होम लोन ले सकते हैं। होम लोन में क्या होता है कि जितना भी आप इंटरेस्ट पेड करते हैं वो आपकी सैलरी से डिडक्ट लेस करके ही कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि अगर आपने होम लोन ले रखा है तो बैंक से उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जरूर ले लें, इससे भी आपको टीडीएस क्लेम लेने में आसानी होती है। उसके बाद अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, फैमिली कवर करवा रखा है उसमें अपना और अपने बीवी बच्चों का, तो उसका भी आप यहाँ क्लेम ले उसको भी आप यहाँ डिडक्शन में ले सकते हैं। इससे भी क्या होता है, आपकी इनकम और लेस हो जाती है, इनकम में से घट जाती है। तो ये कुछ प्रोविजन है जो आपको करने होते हैं। इसके अलावा जो आप प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हैं, एनपीसी कराते हैं, तो उसमें से भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। साथ में होम लोन ले रखा होता है, याद रखिएगा यहाँ होम लोन पे ही आपको सिर्फ इंटरेस्ट का रिबेट मिलता है। अदर केस जैसे कि अगर आपने कार लोन ले रखा है या कोई व्हीकल लोन ले रखा है, या आपने इसके अलावा अगर आप ओल्ड रिजीम में जाते हैं तो बच्चों की फीस, ये सारी डिडक्शन भी आपको मिल जाती है। अगर आप एक शादीशुदा इंसान है तो उस तरीके से भी आप डिडक्शन ले लेकर अपनी इनकम को कम कर सकते हैं, 5 लाख के ब्रैकेट में ला सकते हैं, तभी आप टीडीएस क्लेम कर सकते हैं। ये हर एक के लिए नहीं होता। ये सारी चीजें जिनके ऊपर जेन्युइन एप्लीकेबल है, आपने अगर सच में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो ही आपको रिबेट मिलेगी। क्योंकि अगर आप फर्जी डिटेल्स देते हैं तो सरकार के पास आज की डेट में पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है, और पैन कार्ड हर जगह लगता है। अब केवाईसी कराने के लिए आपको आधार और पैन दोनों देना होता है। तो ऐसे में अगर आप सरकार से सोचते हैं कि हम जानकारी छुपा लेंगे, तो ऐसी गलती ना करें। उनके पास आपका सारा डाटा होता है, वो सारा कुछ एनालिसिस करने के बाद ही आपको टीडीएस क्लेम वापस करते हैं, अन्यथा वो नहीं करेंगे और आपको फिर से अपनी आईटीआर रिवाइज करके भेजनी होगी सही तरीके से, वरना आपको नोटिस आ सकता है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि टीडीएस क्या होता है और टीडीएस को बचाने के लिए क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।